General question answer session has been concluded. Now I will take up only those questions which are as per the routine assigned today. Yes. सर डिपेंडेंट के एविडेंस के लिए मैटर पोस्टेड है, लिस्टेड है, बट ऑल ऑफ अ सडन वो एक लिस्ट दे देता है फॉर मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 40 डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें रिजॉइंडर ये आता है कि रिलेवेंसी पहले ये बताएं और पहले गवाही लेके आए। वो नेक्स्ट डे में गवाही लेके आ जाता है। जब गवाही लेके आता है तो ऑब्जेक्शन ये रेज किया जाता है कि ये 40 डॉक्यूमेंट्स कैसे मार्क होंगे, ये अलग अलग नेचर के हैं, इनका रिलेवेंसी डिसाइडेड नहीं है। तो हाउ टू इन दैट केस प्रोसीड फर्दर, वेदर गवाही हम ले रहे हैं और गवाही ले रहे हैं तो एग्जामिनेशन इन चीफ में डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस है। अब वो मार्क होंगे कि नहीं होंगे ये कब किस स्टेज पे डिसाइड होगा, और रिलेवेंसी 40 डॉक्यूमेंट्स का हाउ टू प्रोसीड फर्दर। आप लोग सभी लोग सुने इनका प्रश्न। सूट के हियरिंग के दौरान प्लेटिव का एविडेंस क्लोज हो गया है, डिफेंडेंट का एविडेंस अभी कंटिन्यू कर रहा है, एट द वर्ज ऑफ क्लोजिंग है। अभी डिफेंडेंट की गवाही शुरू नहीं हुई है और इनिशियल स्टेज में वो डॉक्यूमेंट फाइल करना चाहते हैं। तो आपको ध्यान देने की बात है, डॉक्यूमेंट फाइल करने का स्टेज कहाँ पर आता है, सीपीसी में कहाँ पर है, आप बताइए कहाँ, वेयर इज द प्रोविजन? डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का कोई भी नहीं बता सकते हैं। मजिस्ट्रेट लोग को तो एक्सक्यूज है, लेकिन मुंसिफ को कोई एक्सक्यूज नहीं। बताइए मुंसिफ लोग, सीपीसी में डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए कोई प्रावधान है कि नहीं है? ऑल ऑफ यू मिस्ड ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 का 2 पार्ट है, कब देगा? ऑर्डर 13 ऑर्डर 14 से पहले नहीं आता है। अब जब प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, इशू फ्रेम हो जाएगा, उसके पहले या उसी समय, एट और बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इशू बोथ पार्टीज। तो देखिए 2 स्टेज क्रॉस कर गया। पहला है ऑर्डर 7 रूल 14, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन बाय द प्लेंटिफ मस्ट बी फाइल अलॉन्ग विद द प्लेंट, जो आजकल टू सम एक्सटेंट फॉलो हो रहा है, क्योंकि आप लोग को बताया गया है और जो रूल्स आया है कि बेसिस ऑफ द सूट फाइल होना चाहिए प्लेंट के साथ। ये सीपीसी में बहुत जमाने से है, लेकिन कभी उसको ध्यान नहीं दिया गया। वकील लोग कभी फाइल नहीं करते थे, हम लोग भी नहीं फाइल करते थे। जब सूट हियरिंग में 10 साल 20 साल बाद आता था तब फाइल करते थे। ये गलत ट्रेंड चला रहा था, तो उसको ओवरकम करने की। उसी तरह से ऑर्डर 8 में भी प्रावधान है कि रिटन स्टेटमेंट के साथ डॉक्यूमेंट फाइल होना चाहिए, तो वो स्टेज तो क्रॉस कर गया। दूसरा ऑर्डर 13 का स्टेज था, वहाँ उन्होंने नहीं फाइल किया। तीसरा प्लेंटिफ का एविडेंस अगर क्लोज हो गया तो डिफेंडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा सकता है। पहले तो डिफेंडेंट को लीव लेना पड़ेगा ऑर्डर 13 के हिसाब से, और डिले फाइल करने का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और अगर अलाउ होगा तो 3 कंडीशन पर अलाउ होगा। पहला, वो डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है कि नहीं, और सूट में जो फैक्ट इन इशू है उसके साथ उसका नेक्सस है कि नहीं। अगर वो डॉक्यूमेंट हम नहीं लेते हैं तो उसको इरिपेरेबल लॉस इंजरी हो सकता है, डिफेंडेंट का डिफेंस एस्टेब्लिश करने में डिफिकल्टी हो सकती है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। ये आपको पॉजिटिव फाइंडिंग देना पड़ेगा, तब आप तीसरा स्टेज में उसको अलाउ करेंगे सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अभी उसका डिफेंस स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए। और वो डॉक्यूमेंट रिटन स्टेटमेंट में रेफर्ड है, रिलाइड अपॉन है, तब तो उसको लेना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। हालांकि एडिशनल एविडेंस का प्रावधान जो था ऑर्डर 18 में, ट्रायल कोर्ट को भी पावर था आर्गुमेंट के समय, जजमेंट के समय भी लेने का, वो अमेंड होकर के डिलीट हो गया। देखे है ना, ऑर्डर 18 रूल 17 वो डिलीट हो गया। अब जो है एडिशनल एविडेंस लेने का पावर अपीलेट कोर्ट को है, ऑर्डर 41 रूल 27 में।
तो जब अपलेट कोर्ट ले सकता है न्याय के हित में, तो अपलेट कोर्ट के लिए अलग पैरामीटर्स है। लेकिन अब ट्रायल कोर्ट का हाथ बांध दिया गया है। इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू ओवरकम द dialectic tactics adopted by the party and to pass judgment as early as possible, so that the person who comes before a court of law for getting relief, he must get relief. So it is now of paramount consideration for every judge to dispose of the matter as early as possible. ऐसा भी नहीं है कि जल्दीबाजी में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में भी कोई ऑर्डर नहीं करना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में एक आप लोग के जानकारी के लिए बताते हैं, जब पटना हाई कोर्ट में डायमंड जुबली सेमिनार हुआ था, आप लोग उस समय बच्चे होंगे 1976 में, आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो उसमें उस समय मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे और शांति भूषण लॉ मिनिस्टर थे। ऑलमोस्ट ऑल जजेज ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट आए थे। अभी जो आपका शताब्दी समारोह मनाया गया उससे फार बेटर था अरेंजमेंट और मैनेजमेंट उस जमाने का। आई वॉज ए पार्टी टू दैट प्रोसीडिंग ऑल्सो। इंटायर 3 दिन का चला था प्रोग्राम। उसमें एक सेमिनार हुआ था और सेमिनार में टॉपिक था स्पीडी ऑफ अर्जेंसी ऑफ स्पीडी जस्टिस। तो 1 by 1 बहुत सारे वक्ता थे, कई जजेस थे। उसमें की नोट एड्रेस था मोरारजी भाई देसाई का एज ए प्राइम मिनिस्टर, और लॉ मिनिस्टर सेकेंड में उनका था, और एमिनेंट जजेस एंड बैरिस्टर्स एंड लॉयर्स वगैरह सभी थे। कुछ एशियन कंट्रीज से भी कुछ जजेज आए थे। तो उसमें मोरारजी भाई देसाई ने कहा था, आप लोग अगर पढ़े होंगे बायोग्राफी उनका तो जानते होंगे, ही वॉज ए डिप्टी कलेक्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर सम टाइम, देयर आफ्टर ही रिजाइन एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो डिले जो होता था उसके पहले 76 के पहले जो बैंक नेशनलाइजेशन केस हुआ था, प्रीव्यू पर्स का केस हुआ था, और एक और 3 केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा चला था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, जिसमें 20 दिन 30 दिन 40 दिन तक आर्गूमेंट होते रहा था। तो चूंकि बहुत रिसेंट मामला था, इसलिए मोरारजी भाई देसाई ने उस टॉपिक को ध्यान में रख के अपने स्पीच में जो रेलिवेंट सेंटेंस उन्होंने कहा था वही कहा था कि मैं तो वकील नहीं हूँ, वकील नहीं रहा हूँ, और लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग की कुछ हमको अनुभव है एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो वकील लोग चाहे तो समय बहुत कम लग सकता है, वकील के वजह से ही डिले होता है। जो हमारे कोर्ट में भी बहुत लंबा लंबा बहस होता था, तो उसके वजह से डिले हो जाता था। तो उनका फोकस था लॉयर्स, कि लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिले द मैटर इन डिस्पोजल ऑफ द सूट्स एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट। और बगल में बैठे थे कि मेरे दोस्त लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं शांति भूषण जी, इन्होंने 20 दिन बैंक नेशनलाइजेशन केस में बहस किया, प्रीव्यू पर्स में 36 दिन बहस किया। मुझे नहीं समझ में आता कि इतना दिन तक क्या बहस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो डिले का ही बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और भी बहुत बातें कही। लास्ट में उन्होंने कहा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर था उनका शांति भूषण जी का, तो उन्होंने लंबी चौड़ी बातें कही थी और उसको जस्ट कंट्राडिक्ट किया था प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को, और उन्होंने एक क्वाइन किया था, हमको लगता है इट वाज हिज क्वाइंड वर्सन, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन था। तो जल्दीबाजी में भी नहीं करना है, वो भी रेलिवेंट है आज के तारीख में। कुछ ऐसा भी केस देखें, अभी एक मेरे पास केस आया है जो 8 दिन के अंदर सूट का डिस्पोजल हो गया कॉम्प्रोमाइज से 8 दिन के अंदर सब हो गया, नोटिस चला गया, पार्टी अपीयर हो गया, कॉम्प्रोमाइज फाइल हो गया, स्टेटमेंट हो गया और डिक्री कॉम्प्रोमाइज की बन गई। तो बहुत तरह का हो रहा है मैटर दोनों तरफ। तो उन्होंने कहा था एक और रेलिवेंट बात जो आप लोग को समझना चाहिए। उन्होंने कहा था मेरे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो एक तरफा सत्य है। वकील क्या करेगा, वकील बहस कर रहा है और हाकिम को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही बात को 2 बार 3 बार 4 बार हैमर करना पड़ता है। जैसे दीवार में कील ठोकने के लिए हथौड़ा मारना पड़ता है 1 बार 2 बार 3 बार, तो बार बार हथौड़ा मारते हैं, उसके बाद भी कुछ कांटी नहीं दीवार के अंदर जा पाता है। तो वी हैव टू रिपीट आवर आर्गुमेंट ओनली बिकॉज द जजेज आर नॉट कॉम्पिटेंट।
सो एक तरफा नहीं देखना चाहिए, तो आपको क्वालिटी ऑफ जजेस बढ़ाना चाहिए सो दैट दे मे अप्रिशिएट। तो बहुत बड़ी बात है, आज तो भूल गए, और उस समय के साक्षी लोग बहुत कम ही अब है। आई वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोग्राम, इसलिए हमको याद है। तो बहुत रेलिवेंट बात है, और बहुत सा टिटबिट भी किया था उन्होंने, शांति भूषण ने। और लंबा बहस को रोकने के लिए एक उन्होंने उदाहरण दिया था, वो जेन्युइन उदाहरण था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। अभी नाम हम भूल गए हैं, जो एमपी थे ब्रिटेन के, वो जब पार्लियामेंट हाउस में डिबेट में भाग लेते थे, उनका जब टर्न आता था, तो जब जब उनका टॉपिक रहता था उस दिन उनकी मैसेज भी आती थी, और जो दर्शक दीर्घा होता है, ऑडियंस गैलरी में वो बैठी रहती थी। आज जब उनका लेक्चर शुरू होता था तो एक छोटा सा स्लिप, जैसे 1 बाई 1 आप लोग माइक कैसे पास ऑन करते हैं, वैसे ही वो मेंबर्स के थ्रू पास ऑन होते थे, पोडियम तक आ जाता था और उनको मिलता था। जैसे वो स्लिप खोल के देखते थे तो वो चुप हो जाते थे, भाषण उनका कंक्लूड हो जाता था। तो कई बार ऐसा लोगों ने देखा, तो हुआ कि इसका रहस्योद्घाटन होना चाहिए। क्या है उस स्लिप में, क्या लिखा रहता है? अलग अलग लोग अपना क्यास लगा रहे थे, अंदाज लगा रहे थे। तो किसी पार्लियामेंटेरियन के अनुरोध पर चेयरमैन ऑफ द हाउस ने उस स्लिप को मांग लिया। अब मांग करके देखा तो अनुरोध हुआ ऑडियंस से कि इसको पढ़ के सुनाया जाए, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें KISS लिखा हुआ था, उस स्लिप में किस लिखा हुआ था। तो सब लोग खूब हंसने लगे और मजाक करने लगे वो MP साहब के अगेंस्ट में कि इनकी पत्नी का इतना अगाध प्रेम है कि यहाँ भी वो स्लिप में लिख के किस देती है, और उसके बाद इनका भाषण कंक्लूड हो जाता है। तो उनका जवाब सुनिए, असली MP साहब का। कहेंगे आप लोग गलत समझ रहे हैं, इसका मतलब है कीप इट शॉर्ट स्टूपिड, कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। भाषण को शॉर्ट करो, खत्म करो, स्टूपिड। ये उनका इलस्ट्रेशन था। तो इसलिए वो उस पर नहीं जाइए, ध्यान दीजिए रेलेवेंट क्या है। और जो लॉयर अपीयर करें, आपको एरोगेंस भी झेलना पड़ सकता है वकीलों का, तो आपको पोलाइटली रहना है। हमको याद है एक बार जेठमलानी साहब एक सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के यहाँ बहस कर रहे थे। जज साहब बार बार सवाल पूछ रहे, कई बार हमारे साथ भी हुआ है कोर्ट में, अभी रिसेंटली भी हुआ है। अभी एक लाइन बोले हैं 2 सवाल आ गया, 2 लाइन बोले फिर 4 सवाल आ गया। ये ट्रेंड खराब है। जेठमलानी साहब का बहुत, उस समय तो ये सब था नहीं, सोशल मीडिया वायरल नहीं हुआ था, न्यूज़ में आया था। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में बोल रहे थे, बात कर रहे थे, हिंदी में कहा कि आप न्यायमूर्ति हैं। देखिए लैडर, आपको अभी कुछ देर पहले हम कहे थे टी ब्रेक में, आप न्यायकर्ता हैं यानी कि मुंसिफ, और सब जज हो जाएगा तो न्यायाधीश, सब जज जिला जज न्यायाधीश, और फिर आप हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति हो जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़िएगा ऊपर तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। अभी जो इतना मजिस्ट्रेट वाला पावर है, सुनील कुमार हिलडुल करते हैं, वहाँ जाके खत्म हो जाएगा, मूर्ति की तरह बैठे रहना है। जेठमलानी साहब ने ही कहा कि आप न्यायमूर्ति हैं, और न्यायमूर्ति का मतलब क्या हुआ? मूर्ति हिलती डुलती भी नहीं है, बोलने का कहाँ सवाल है। एक बार और घटना है पटना हाईकोर्ट के, PR दास का नाम सुनेंगे, बहुत नामी वकील थे अपने ज़माने के, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। वो बैरिस्टर के मेंबर थे, जिसमें हम अभी हैं मेंबर। उसमें सिर्फ बैरिस्टर उस ज़माने में बैठते थे, और अंग्रेज जज हुआ करते थे। तो उनको बहुत इम्फेटिक लॉयर जाना जाता था, PR दास साहब। तो PR दास साहब को कुछ ऐसे अंग्रेज जज थे जो थोड़ा सा टाउंट भी करते थे। उन लोग का तो मेंटेलिटी यही था कि हम लोग गुलाम थे, वो बैरिस्टर रहे चाहे कोई रहे, सबको गुलामे की तरह ट्रीट करता था। तो कुछ उस मेंटेलिटी के थे, कुछ लिबरल जजेस थे। उसी में कोई जज का नाम अभी याद नहीं है। तो PR दास को किसी टाउंटिंगली कुछ उन्होंने कहा था। तो PR दास ने कहा, माय लॉर्ड, I have been paid to argue and you have been paid to keep quiet.
कितनी बड़ी बात है, तो संभल गया। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। ये टिट हमारे यहाँ चूंकि प्रेसिडेंस था पटना हाई कोर्ट में, बैरिस्टर एसोसिएशन में, एक्नीडोट एक वर्ड है, आप लोग देखे हैं, नेट पर देखिएगा डिक्शनरी में, एक्नीडोट। कोर्ट रूम में जो टिटबिट होता है, तो अब वो माहौल खत्म हो गया। अब हाई कोर्ट में भी नहीं, हम वो रजिस्टर हमारे यहाँ मेंटेन होता था, हम अपने लाइब्रेरियन को कहा कि जरा निकालिए रजिस्टर, तो बोले सर इसका तो हम आज तक नाम ही नहीं सुने। अब लोग कोई जानता ही नहीं, वो सब रजिस्टर भी खत्म हो गया। तो कोर्ट में कोई भी इंसिडेंट हुआ किसी भी तरह का, वो सब बड़ा डिग्निफाइड होता था, पार्लियामेंटेरियन जैसे लोग बात करते हैं। आजकल तो पार्लियामेंट भी हो गया कपड़ा खाना। तो इस तरह से टिटबिट वो बहुत नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस होता था न्यू कमर्स के लिए। तो आप लोग को इसलिए यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए कि आपका क्या स्थिति है एज ए जुडिशियल ऑफिसर, उसको ध्यान रखिए। बहुत से लेडी ऑफिसर लोग डायरेक्ट हमको फ़ोन कर रही हैं, 1 बजे हाई कोर्ट में फ़ोन किया, ऐसा कई घटना घटी कि सर देखिए ना वकील साहब जो हैं ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एकदम कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर करना, कैसे नहीं ऑर्डर कीजिएगा। तो एरोगेंस होता है। अब उसको आपको बहुत पोलाइटली रखना। आपको अगर मेरिट है, समझ रहे हैं कि वकील का क्या इंटेंशन है, बोनाफाइड अप्रोच है, मालाफाइड है, डायलेक्ट्री टैक्टिस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ऑर्डर पास कीजिए। आप बोलिए कब, आप शो नहीं कीजिए, आप चुपचाप सुन लीजिए। ऑर्डर आपका 2-3 ऑर्डर एक लाइन में हो जाएगा, बार में मैसेज चला जाएगा कि जज साहब, ये मुंसिफ साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, अब तुरंत ऑर्डर पास कर देते हैं। फिर वो पॉइंट कभी रेज नहीं होगा। आजकल फ्रैवलस सूट भी फाइल हो रहा है बहुत। एक यहाँ सिटी में रश्मि थी, अभी वो सीजीएम हो गई भभुआ में, 3 केस लगातार संजोग से हमसे फ़ोन किया, ठीक हाईकोर्ट के वर्किंग टाइम में, कि सर ऐसा ऐसा केस है, प्लेंट एडमिट होगा कि नहीं होगा। तो बहुत इंटेलिजेंट है, तुरंत बता दिए हमको 2 मिनट में, हमका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। वो प्लेंट नॉट मेंटेन, वो रिजेक्ट कर दी। उसका दूसरा केस आया 2 दिन के बाद, उसमें भी कुछ ऐसा ही मैटर था, हमका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा भी रिजेक्ट कर देगी, तो हंगामा हो गया। हाई कोर्ट से और सासाराम से सीनियर वकील लोग जाने लगे उसके यहाँ प्लेंट एडमिशन के लिए। अब फ्रैवलस केस फाइल होना बंद हो गया। तो हर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ का वकील का पिकुलियर सिचुएशन, वहाँ के क्लाइंट का मेंटेलिटी, ये सब करीब करीब हमको अनुभव है, क्योंकि हर जगह का केस आता है, वकील लोग भी आते हैं, जजेस लोग भी बात करते हैं। तो ये से आप कुछ सीख सकते हैं कोर्ट मैनेजमेंट का। बहुत पेशेंटली आप सुनिए, और किसी को गिरवांस नहीं होगा, किसी को। जो वकील बहुत ज़्यादा हल्ला करता है, अब खास करके जहाँ अगर परमानेंट कोर्ट है, तो मेंसनिंग में, पटना में तो देखे होंगे गौरव, मेंसनिंग में 50 वकील, सब जज के कोर्ट में देखिए, आदिदेव बेचारा सीधा अफसर है, एकदम परेशान रहता है, 200 वकील एक साथ खड़ा है, अब बीच में बोल रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। पहले के ज़माने में था कि सीनियर जैसे है वो बोलेंगे, उसका दूसरा वकील बोलेगा, तीसरा वकील बोलेगा। अब वो खत्म हो गया, हाई कोर्ट में ये सब खत्म हो गया। जस्टिस नगेंद्र राय थे, तो कहते थे कि अगर इधर से बहुत हल्ला हो रहा है, तो कहते हैं नहीं, आज हम इधर से सुनेंगे मेंसनिंग। 25 वकील लाइन लगा खड़े हैं, और कल होकर के कुछ लोग देखे कि उधर से सुनते हैं, तो उधर चले गए हल्ला गाड़ी वाले, तो कहीं आज इधर से सुनेंगे, वो ट्रेंड चेंज कर देते थे। फिर कहते थे सबसे पीछे जो है आइए आपका पहले सुनेंगे। तो अलग अलग ही, तो किताब में लिखा हुआ नहीं, कानून में लिखा हुआ नहीं, आपको अपने ओन विजडम अप्लाई करना पड़ेगा। तो जहाँ तक आपका सवाल है, उसका आंसर यही है कि अलाउ करना चाहिए जस्टिस के लिए, रेलिवेंसी देख लेना चाहिए। इनिशियल में 3 स्टेज पार कर गया है। ठीक है, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, आंसर इज कंप्लीट।